सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हिंदी विमर्श में हम एक नया प्रकरण लेकर आए हैं, वह है समास। आज से हमारा हिंदी व्याकरण माला में नया प्रकरण शुरू हो रहा है, समास। इस श्रृंखला में 4 भाग होने वाले हैं। इसके पहले भाग में हम यहाँ पर अव्ययी भाव समास के बारे में जानेंगे, उसके बाद तत्पुरुष समास के बारे में दूसरे भाग में, तीसरे भाग में हम कर्मधारय और बहुव्रीहि समास के बारे में, और चौथा जो भाग हमारा होगा वह होगा द्वंद्व समास और द्विगु समास। तो कुल 4 भाग होने वाले हैं। इसमें समास प्रकरण को स्पष्ट करने के लिए हम 4 भागों में ये वीडियो बनाएंगे। और आज जो पहला भाग हमारा समास भाग 1 जो आज के वीडियो में प्रसारित होगा, इसमें हम जानेंगे समास के बारे में कि समास क्या होता है, और उसका जो पहला भेद है वह है अव्ययी भाव समास। तो आइए चलते हैं समास प्रकरण की ओर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समास क्या होता है। समास 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम उपसर्ग से और अस धातु में जुड़ करके यह समास बना है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त रूप, यानी सूक्ष्म रूप। सूक्ष्म रूप क्या है? यह इसकी जो परिभाषा है, समास की परिभाषा, वह 2 पदों, 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अक्सर इसमें 2 ही पद जुड़ते हैं, तो 2 पदों का जो मेल होता है, जो 2 पद आपस में जुड़ते हैं, तो वे समास कहलाते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है, यहाँ पर ध्यातव्य बात यह है, इसमें 2 शब्द जुड़ते हैं, यानी 2 पदों का मेल होता है। एक होता है प्रथम पद, एक होता है उत्तर पद। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण के लिए देखेंगे, शरणागत हमने लिखा है यहाँ पर शरण धन आगत। तो शरण क्या है? पूर्व पद है, पूर्व पद यानी पहला पद। शरण क्या है? यहाँ पर पहला पद है, और आगत है उत्तर पद यानी बाद वाला पद। जब पूर्व पद के साथ बाद वाला पद या पूर्व पद और बाद वाले पद का दोनों का क्या हो जाता है? मेल हो जाता है। पूर्व पद और उत्तर पद जब भी आपस में जुड़ते हैं तो एक नया पद बनता है, जिसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यानी ये दोनों का सूक्ष्म रूप देखिएगा, शरण आगत। तो इसमें समास में क्या होता है? जो विभक्ति होती है उसका लोप हो जाता है। अगर हम इसकी विभक्ति देखेंगे शरणागत में, तो शरण के लिए आया हुआ, यानी शरण के लिए आया हुआ। इसमें कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, यानी के लिए, शरण के लिए आया हुआ। तो यहाँ पर जब हम इसका समास करेंगे तो विभक्ति का लोप हो जाएगा, तो यह शरणागत हो जाएगा। अगर हम इसको अलग अलग बोलेंगे इस तरह से, शरण आगत यानी शरण के लिए आया हुआ। तो यहाँ पर जब विभक्ति का लोप हो जाता है, यानी जो कारक चिन्ह है उसका लोप हो जाता है, के लिए का, तो ये क्या बन जाता है? समास बन जाता है। तो आज हम जो है जो पहला प्रकार है, पहला भेद है समास का, वह है अव्ययी भाव समास। तो हम पहले भेद, समास के पहले भेद में चलते हैं, अव्ययी भाव समास। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि समास की परिभाषा क्या बनेगी। तो जिससे हम ये शब्द जो उत्पत्ति हुई इसकी किसी से हुई है? अव्यय से। इससे पहले का जो प्रकरण था वह अव्यय हमने प्रकरण पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था रीतिवाचक अव्यय, परिमाणवाचक अव्यय, इस तरह से जो हम क्रिया विशेषण अव्यय हमने पढ़े थे उसमें। तो वही अव्यय की यहाँ पर बात हो रही है कि ऐसा समास जिसमें अव्यय का भाव पता चले, यानी अव्यय वाले शब्द जिनमें हों, ऐसा सामासिक पद जिसका पूर्व पद यानी पहला वाला पद क्या हो? अव्यय हो। अव्यय अब इसमें मैं एक सूक्ष्म जानकारी यहाँ पर साझा करना चाहूँगा कि
अव्यय जितने भी अव्यय होते हैं वे उपसर्ग, यानी संस्कृत में 22 प्रकार के उपसर्ग हैं। अभी जो हमारा अगला प्रकरण इसके बाद का जो होगा आगामी प्रकरण, तो उसमें हम जो है उपसर्ग के बारे में जानेंगे। तो संस्कृत में होते हैं 22 उपसर्ग। तो जो 22 उपसर्ग होते हैं वे सारे अव्यय के रूप हैं, वे सब क्या हैं, अव्यय है। तो और जो मैंने अभी इससे पहले वाले प्रकरण में बताया था, तो उसमें ये सारे अव्यय हमने ये भी जाने थे कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है, हमने परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है, ये सब के बारे में हम पहले जान चुके हैं। वह सामासिक पद जिसका पूर्व पद अव्यय होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। वह क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास। यहाँ पर जान जाएंगे हम। तो अब हम इसके जो है हमने परिभाषा इसकी जान ली कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। इसका जो पूर्व पद होता है वह क्या होता है, अव्यय होता है। यहाँ पर हम ये एक तालिका बना रखी है, आप देख सकते हैं। इसके लिए मैं स्क्रीनशॉट के लिए भी यहाँ पर स्क्रीन में चला लूँगा, आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे पूरी तालिका बना रखी है जिसमें हमारे कितने स्तंभ हैं। हमने जो है 3 स्तंभों में यहाँ पर पहला स्तंभ है प्रयुक्त अव्यय, दूसरा स्तंभ है समस्त पद, तीसरा है समास विग्रह। तो हम ये देखेंगे यहाँ पर यथा, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर यथा अव्यय। तो यथा अव्यय से बने हुआ शब्द यहाँ पर लेंगे हम यथा समय। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये यथा क्या है, यह पूर्व पद है और समय क्या है, उत्तर पद। यानी इसी तरह हम यथाशक्ति में देखेंगे यथा पूर्व पद है और शक्ति उत्तर पद। तो जिसका जैसे पूर्व पद में क्या जुड़ा है, अव्यय, तो देखेंगे इसमें पूर्व पद अव्यय जुड़ा हुआ है। तो ऐसे पद जो है जिसका पूर्व, ऐसा सामासिक पद जिसका पूर्व वाला पद क्या हो, अव्यय हो। तो ये देखेंगे इसमें यथा जो है क्या है, प्रयुक्त तो अव्यय है। तो इसका हम विग्रह करेंगे। तो इसका जो अगर जैसे संस्कृत में होगा यथा समय, तो संस्कृत में जो विग्रह होगा वह समय अनतिक्रम्य। क्या होगा, समय अनतिक्रम्य। उसी प्रकार यथाशक्ति का होगा शक्तिम अनतिक्रम्य, यानी शक्ति के अनुसार, समय के अनुसार, शक्ति के अनुसार। ये तो हिंदी में हो जाएगा, लेकिन संस्कृत में होगा समय अनतिक्रम्य, शक्ति अनतिक्रम्य। दूसरा जो है हम अव्यय लेंगे यहाँ पर प्रति। प्रति जो है क्या है, उपसर्ग भी है। तो उपसर्ग में जैसे बोला था कि उपसर्ग अव्यय में भी आते हैं। तो ये दूसरा अव्यय हमने लिया प्रतिदिन। तो देखेंगे यहाँ पर प्रति क्या है, इसमें ये उपसर्ग है और दिन उत्तर पद है। यानी प्रति क्या है, अव्यय है और उत्तर पद क्या है, दिन। उसी प्रकार यहाँ पर प्रति और धन एक, प्रत्येक। तो इसका जो है प्रतिदिन का जब हम समास विग्रह करेंगे तो दिनम दिनम प्रति होगा। तो और इस तरह से प्रत्येक का होगा एकम एकम प्रति। तो हिंदी में हो जाएगा प्रतिदिन और प्रत्येक। इसी तरह जो है हम तीसरा अव्यय लेंगे यहाँ पर सह और सौ। इसका मतलब होता है साथ। तो एक शब्द हमने यहाँ पर सामासिक शब्द लिया सचित्र। तो इसका पहला पद जो है अव्यय है स और उत्तर पद है चित्र, यानी चित्रेण सहितम, यानी चित्र के साथ, सचित्र है ना। सपुस्तक, पुस्तकेन सहितम। इसी तरह से हम बना सकते हैं बहुत सारे शब्द। जो हमारा चौथा अव्यय है वो है उप। तो यहाँ पर देखेंगे उपवन, यानी वन से छोटा। तो यहाँ पर उप क्या है, यहाँ पर हमारा उप जो है अव्यय है और वन क्या है, उत्तर पद है। उसी प्रकार उपस्थित है समीप स्थित, निकट स्थित। उपवन का हम जब इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा वनस्य समीपम, यानी वन के समीप। उसी प्रकार समीप स्थितम, यानी समीप थी स्थित। ये तो हो जाएंगे संस्कृत में, लेकिन अगर हम हिंदी में करेंगे तो वन के समीप या समीप स्थित, ये हिंदी में हो जाएगा। इसी तरह से जो है यहाँ पर ध्यान से समझेंगे हम। जो हमारा पांचवा है यहाँ पर आ का मतलब होता है संपूर्ण। आ उपसर्ग का मतलब होता है संपूर्ण। तो ये आ क्या है, यहाँ पर अव्यय है
उसी पर देखेंगे हम यहाँ पर अ जुड़ा है, पहला अव्यय है, जीवन के साथ क्या जुड़ा है, आ, यानी उत्तर पद है यहाँ पर जीवन और पूर्व पद है आ। इसी तरह से यहाँ पर पूर्व पद हो जाएगा आ, उत्तर पद है मरण। तो यानी पूर्व पद जिसका अव्यय हो, तो देखेंगे आजीवन का जीवनस्य पर्यंतम, जीवन भर हिंदी में हो जाएगा। उसी प्रकार मरण पर्यंतम यानी मरने तक। अब जो है हमारा यहाँ पर छठवां हो जाएगा हमारा अनु यानी पीछे पीछे। तो अनु क्या है, उपसर्ग भी है और अनु अव्यय में भी आता है। तो देखेंगे यहाँ पर अनु क्या है, अव्यय है, पूर्व पद है, दिन है, उत्तर पद। उसी प्रकार अनु जो है पूर्व पद है यानी अव्यय है और चर क्या है, उत्तर पद ही। तो अनुदिन का देखेंगे दिनस्य पश्चात। उसी प्रकार अनुचर का होगा चरस्य पश्चात यानी चर के बाद, दिन के बाद, यानी उसके बाद, दिन के बाद, दिन के पीछे पीछे जो हो। अब है अधि मतलब उसे अधिक होता है, अव्यय है अधि। तो एक शब्द है यहाँ पर अधि हरि। उसी प्रकार हम एक और शब्द बोलेंगे अधिगम। अधि क्या है, अव्यय है और गम क्या है, उत्तर पद। उसी यहाँ पर देखेंगे अधि क्या है, अव्यय है, पूर्व पद है और हरि क्या है, उत्तर पद। तो देखेंगे इसका विच्छेद हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा इसका हरो इति यानी हरि में, है ना। अरिया अधिगम यानी अधिगम मतलब प्राप्त करना। अभी यहाँ पर है आठवां हमारा अति। अति यहाँ पर क्या है, अव्यय है। अति मतलब अंत, जिसका मतलब समाप्त जो हो, बहुत बहुत ज़्यादा। अति क्या है, यहाँ पर अव्यय है और हिमम क्या है, उत्तर पद है। तो यहाँ पर देखेंगे हिमस्य अत्यय यानी हिम का नाश, समझ गए। उसी तरह जो है अत्यधिक भी हो सकता है, अति अधिक, अधिक अधिकस्य अद्यव यानी अधिक का नाश। और नौवां जो है हमारा अव्यय है वह है हमारा अव्यय। निर मतलब रहित, निर्दोष हो गया। दोषाणाम अभाव यानी दोष का अभाव। इसी तरह हम निरोग बोलेंगे यानी रोगस्य अभाव यानी रोगाणाम अभाव। इस तरह से भी बोल सकते हैं, रोगों का अभाव। तो निर का मतलब होता है नहीं, जहाँ किसी चीज़ की कमी हो, अभाव। तो निर्दोष का क्या हो गया, निर जो है इसमें जो है अव्यय जुड़ा है, दोष उत्तर पद यानी दोषाणाम अभाव यानी दोषों का अभाव। तो इसी तरह से जो है संस्कृत में जो है 22 उपसर्ग होते हैं, वो सारे जो है अव्यय में शामिल होते हैं। और जो जितने भी अव्यय होते हैं, चाहे वह क्रिया विशेषण अव्यय हो, चाहे वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो, चाहे वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो, चाहे वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो, ये सारे अव्यय जिस सामासिक पद से पहले जुड़ेंगे वह सामासिक पद अव्ययी भाव समास कहलाएगा। यानी वो स्व सामासिक पद जिसका पहला पद यानी पहले वाला पद जो क्या होगा, उपसर्ग होगा। यहाँ ध्यान रखेंगे कि उस वह सामासिक पद अव्ययी भाव समास की पहचान यह है कि उसका पहला पद जो है उपसर्ग होगा यानी अव्यय होगा। जिसमें आपको लगेगा कि उपसर्ग है या अव्यय है, पहला वाला पद जिसमें आपको ये लगेगा इसके पहले कुछ जुड़ा हुआ है, जिसको अंग्रेजी में प्रीफिक्स भी बोलते हैं, यानी जिसका पहला पद अव्यय हो यानी उपसर्ग हो, यही उसकी पहचान होती है। इसमें देखेंगे आप, इसमें जो है यथा जो है पहले जुड़ा हुआ है, इसमें प्रति पहले जुड़ा हुआ है, इसमें स पहले जुड़ा हुआ है, इसमें उप जुड़ा है, इसमें आ जुड़ा है, इसमें अनु जुड़ा है, इसमें अधि जुड़ा है, इसमें अति जुड़ा है, इसमें निर जुड़ा है। तो देखेंगे इसका जो पहला पद है वह उपसर्ग है यानी अव्यय है, प्रीफिक्स है। तो इसकी पहचान यही है, जिसमें प्रीफिक्स हो, अव्यय हो या उपसर्ग हो, वह अव्ययी भाव समास होगा। सीधे आंख मूंद कर वहाँ पर टिक लगा देना है। ये बिल्कुल आपका ये वाला प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। अगर आपने ये प्रकरण ध्यान से सुना होगा, आपका ये पद, ये अव्ययी भाव समास वाला सवाल कभी गलत नहीं हो सकता। जिसका पहला पद क्या हो, उपसर्ग हो, अव्यय हो या प्रीफिक्स हो, साफ झलक जाएगा। आप देखेंगे इनमें
साफ इसमें सब दिख रहा, चाहे वह यथाशक्ति हो, प्रत्येक हो, उपस्थित हो, आमरण हो, है ना। इस तरह से जैसे निर्दोष हो, निरोग हो, निर्मम हो, तो साफ स्पष्ट पता चल रहा है इसमें क्या है, उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, अव्यय का प्रयोग किया गया है। मैंने आपको बता दिया है कि संस्कृत में जो 22 प्रकार के उपसर्ग हैं वे सारे अव्यय होते हैं और वे जहाँ भी प्रयुक्त होंगे, जिस भी सामासिक पद में प्रयुक्त होंगे वहाँ अव्ययी भाव समास होगा। तो आज के लिए इतना ही। 4 भाग होने वाले हैं इसमें समास वाले प्रकरण में, ताकि जो है यह प्रकरण स्पष्ट हो जाए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।